जिस बंगाल को ममता बनर्जी ने 2011 में वाम मोर्चा को 34 साल बाद बंगाल से बाहर करके हासिल किया था, क्या 2026 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उस बंगाल को हासिल कर पाएगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें पाकर ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन आज ठीक एक दिन पहले जब 4 मई को बंगाल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, हम एग्जैक्ट पोल वर्सेस एग्जिट पोल पर बात करेंगे। 148 सीटें बंगाल में सरकार बनाने के लिए चाहिए। 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल के अंदर जिस तरह से चुनाव हुआ है, जय बांग्ला वर्सेस जय श्री राम का स्लोगन चला है, जय बांग्ला वर्सेस जय हिंद का स्लोगन चला है, जॉय बांग्ला वर्सेस रोहिंग्या का स्लोगन चला है। घुसपैठिया की बात वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पुरजोर ताकत के साथ किया है। बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से रोहिंग्या के मुद्दे को बंगाल के अंदर हाईलाइट किया, और न सिर्फ बंगाल के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर ममता बनर्जी को एक देशद्रोही मुख्यमंत्री साबित करने की कोशिश की। आखिर ममता बनर्जी का इस एग्जिट पोल के परिणाम के हिसाब से क्या सरकार बनने जा रही है, इस पर छोटी सी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की खुद की विधानसभा सीट की, भवानीपुर की, जहां से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं, एक समय तक ममता बनर्जी के सबसे खास शागिर्दों में से एक माने जाते थे। उन्होंने भी टीएमसी के साथ अपनी राजनीतिक पारी एक लंबे अरसे तक खेली, लेकिन उसके बाद अचानक वो ममता बनर्जी से विमुख हुए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पारी में चले गए। और ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और फिर पिछली बार भी वो ममता बनर्जी को चुनाव हरा चुके हैं और इस बार फिर से भवानीपुर में एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ममता बनर्जी के अपने चुनाव प्रचार के दौरान सयानी घोष लगातार बात करती रही हैं कि वो विभाजन की राजनीति को, सांप्रदायिक राजनीति को बंगाल में एंट्री नहीं करने देंगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर विभाजन, धर्म और संप्रदाय की राजनीति को एक बड़ा प्रारूप दिया है। बंगाल की अपनी सभ्यता, बंगाल की अपनी संस्कृति, बंगाल की अपनी जाति और भाषा के आधार पर सयानी घोष लगातार टीएमसी की वकालत करते नजर आ रही हैं। बंगाल के इतिहास की बात करें तो 1947 से 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद कांग्रेस अपना वजूद खत्म कर चुकी है वहां पर। उसके बाद 1977 से 2011 तक जिस तरीके से वाम मोर्चा ने 34 साल तक सरकार चलाया, ये इस देश के किसी भी प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा, और अब तक इस कार्यकाल को कोई राजनीतिक दल तोड़ नहीं पाया है। ये वो विचारधारा थी जो अमीरवाद के खिलाफ चलती थी, जो पूंजीवाद के खिलाफ चलती थी, जो मजदूरों के हक की, मजलूमों के हक की बात करने वाली विचारधारा थी, जिसने 34 साल में बंगाल में शासन किया। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों की विचारधारा को परास्त कर ममता बनर्जी एक नए रूप में जन्म लेती हैं, एक नई राजनीति को जन्म लेती हैं, और दोनों की मिलीजुली विचारधारा का अपना एक समावेश बंगाल के अंदर स्थापित करती हैं और 15 वर्ष अपनी राजनीतिक सत्ता के पूरे कर रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां छलम और बलम का प्रयोग करते हुए, अपनी सारी एजेंसीज का प्रयोग करते हुए, कुछ लोग यह भी आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी प्रयोग किया है, एसआईआर भी हुआ है, यानी एसआईआर के माध्यम से बहुत सारे वो वोट काटे जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी उस बात को यह कहती है कि यह राष्ट्रवाद के हित में है, यह राष्ट्र के हित में है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के माध्यम से पूरे देश में विस्थापित हो चुके हैं, रह रहे हैं, जो कि देश की अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन फिर भी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का और उनके तमाम नेताओं का यह आरोप है कि कुछ उन्हीं इलाकों को टारगेट किया गया है एसआईआर में, और मुस्लिम वोटर्स को और टीएमसी के वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। इसी वजह से ममता बनर्जी को थोड़ी कमजोरी और थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर जैसे फायर ब्रांड नेताओं को मंगलवार के दिन मछली खिलाकर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी फोटो वायरल करना, बंगाल की अपनी सभ्यता के साथ जोड़ने का एक नया पैंतरा भी बीजेपी ने खेला है। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा की वकालत करती है, राजनीति करती है, उसमें जरूर एक ये काला धब्बा है कि मंगलवार के दिन जब सनातन धर्म के लोग मोस्ट प्रोबेबली नॉनवेज खाने से अवॉइड करते हैं, उसी दिन अनुराग ठाकुर और मनोज तिवारी जैसे ब्राह्मण चेहरे को मछली खाते हुए दिखाया गया है। ये सिर्फ बंगाल की सत्ता हासिल करने का एक नया हथकंडा, नया पैंतरा हो सकता है, लेकिन बंगाल की जनता ने इसको किस तरीके से समझा है, इस पर एक नजर अगर वोट पोलिंग के जरिए डालें। हालांकि बंगाल हमेशा से हाई
वोटिंग परसेंटेज वाला राज्य रहा है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव 2021 की बात करें तो भी वहां पर 82.5% वोट पोल हुआ था और इस बार 92.5% वोट पोल हुआ है। यानी कुल मिलाकर 10% तो ज्यादा वोट पोल हुआ है और एसआईआर में वोट काटे भी गए हैं। तो इसके भी दोनों मानक हैं। कुछ राजनीति के जानकार यह भी कहते हैं कि इससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को निकल करके आने वाला है, लेकिन दूसरा पक्ष यह भी कहता है कि इसका फायदा ममता बनर्जी को भी मिलेगा, क्योंकि जब वोट काटे गए हैं तो ममता बनर्जी के अपने समर्थकों, अपने वोटर्स के अंदर एक नया रोष है, उनके अंदर एक अपनी नई राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जो लोग वोट नहीं देने आ रहे थे वो लोग भी इस बार निकलकर बढ़ चढ़कर वोट देने आ रहे हैं कि उन्हें बंगाल में परिवर्तन नहीं चाहिए। वहीं परिवर्तन लाने वाले लोग ये बात कहते हैं कि अब तक लोग वोट नहीं कर पाते थे, जो भी बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोग थे वो ममता बनर्जी की अपनी पुलिसिया ताकत के दम पर वोट नहीं करने निकल पा रहे थे। आज बीजेपी ने वहां पर जिस तरीके से पूरी व्यवस्था, पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, इसकी वजह से वहां पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लोग वोट करने निकले हैं और बहुतायत वोट जो बढ़कर पोल हुआ है वो बीजेपी के खाते में गया है। बहरहाल अभी 24 घंटे का समय भी नहीं रह गया है बंगाल के परिणामों का। कल 4 मई को आप बंगाल के तमाम परिणामों को देखते रहने के लिए द रियल टॉक शो को आज ही फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ताकि कल हम आपको ताजा परिणाम और ताजा निष्कर्ष और ताजा एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर।